जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुरम जंजुआ। होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। आज मैं लेके आया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनी नॉवल। यस, स्पेशली द सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे फेडरल बोर्ड के, उनके नावल के जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल जिसका है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़। अब लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से रिलेटेड या कोई भी नावल है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो आता है, प्लॉट से रिलेटेड और उसकी कैरेक्टराइजेशन के रिलेटेड, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और उसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी नावल। ओके, तो इसमें आप जो भी नावल आपके कोर्स से रिलेटेड है उसको आप इसमें ऐड करके, इसको फिट इन करके आप उसका आंसर्स दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, characterization, like many elements of storytelling technique, is an invisible tool which helps build and portray strong, flawed or flawless and realistic depictions of character. Characterization basically होती क्या है? Characterization होती है किसी भी कैरेक्टर का जो है वो परफॉर्मेंस करना किसी भी नावल के अंदर के हाउ डज़ ही परफॉर्म इन द नावल and what kind of character is he and how he changes with the passage of time। तो उसमें जो भी फ्लॉज हैं, जो भी उसकी रियलिस्टिक डिपिक्शन है उसके कैरेक्टर्स के अंदर, वो सारे इसमें टेकअप होते हैं। एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी वर्क ऑफ फिक्शन। अब इसमें उन्होंने लिमिटाइज नहीं किया कि आपने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से ही करना है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ऑलरेडी सेकेंड ईयर के कोर्स में है, तो आप अपनी चॉइस से भी कुछ लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोर्स में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है तो आप लॉर्ड ऑफ फ्लाइज से ही करेंगे। तो यू हैव रेड एंड डिस्कस हाउ ए कैरेक्टर अंडरगोज डिफरेंट फेजेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कि कैरेक्टर जो है वो कैसे मुख्तलिफ फेजेस से गुजरता है और उसकी कैरेक्टराइजेशन जो है वो हमारे सामने आती है मुख्तलिफ सेक्शन से। Character development refers to how developed and complex a character is. Some characters start out as highly developed. Other characters develop over the course of story. कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी उनका इमेज और उनका इम्पैक्ट इतना हैवी होता है कि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके होते हैं। और कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि कोर्स ऑफ द स्टोरी के साथ साथ चलते हैं। स्टार्टिंग आउट वन वे एंड एंडिंग अप डिफरेंटली, यानी एक स्टार्ट से शुरू होते हैं और फिर वो डिफरेंट वे से ख़त्म होते हैं। बिकमिंग चेंज बाय व्हाट हैपन्स टू देम, और यू माइट ओनली सी वन साइड ऑफ द कैरेक्टर फॉर ए वाइल बट एट सम पॉइंट अनदर साइड इज़ रिवील्ड। यानी एक कैरेक्टर आपके सामने एक जो है वो आया है उस इम्पैक्ट के अंदर, और थोड़ी देर के बाद उसकी जो है कैरेक्टराइजेशन में चेंजेस आती हैं। वो कैसे आती हैं? और यू माइट ओनली सी वन साइड ऑफ द कैरेक्टर फॉर ए वाइल बट एट सम पॉइंट अनदर साइड इज़ रिवील्ड, प्रूविंग द कैरेक्टर्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स। द जनरल पर्पज़ ऑफ कैरेक्टर इज़ टू एक्सटेंड द प्लॉट। असल में जो कैरेक्टर का मेन पर्पज़ होता है किसी भी नावल के अंदर, वो प्लॉट को एक्सटेंड करना होता है। मैनी स्टोरीज employ multiple types of characters. Every story must have main characters, and these are the characters that will have the greatest effect on the plot or are the most affected by what happens in the story. And there are many ways to categorize main characters. कौन से हैं जी? प्रोटोगनिस्ट और एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट होता है जो कि हीरो होता है किसी भी नावल का, और एंटागनिस्ट मीन विलन। डायनामिक का मतलब है बड़ा सुपर्ब कैरेक्टर, जो बड़ा फोर्सफुल कैरेक्टर होता है। और स्टैटिक कैरेक्टर, स्टैटिक कैरेक्टर होता है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो चेंज उसमें नहीं आती। एंड राउंड और फ्लैट कैरेक्टर, राउंड जो है वो भी चेंजेबल है और फ्लैट जो है वो भी सेम है। A characters can also often fit into more than one category or move through categories. Lord of the Flies present both static as well as dynamic characters. अब Lord of the Flies में वो कहता है जी कि static character भी हैं और dynamic characters भी हैं। Ralph का जो character है, Ralph is a dynamic character, बड़ा forceful character है, और वो पता है कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के अंदर एक मेन मास्टर और एक हीरो और एक लीडर का रोल जो है वो यूटिलाइज करता है, और वोटिंग से वो चुना जाता है, ठीक है, जिससे वो कॉन्च का यूज़ करके मुख्तलिफ जो है वो ओकेजन्स पे असम्बल करता है लड़कों को।
तो रॉल्स का जो करेक्टर्स है रैल्फ का वो डायनामिक करेक्टर है और ही गोज थ्रू वेरियस चेंजेस एंड हैज़ सेवरल इश्यूज टू डील विद वाइल जैक मैरीड्रॉ इज़ ऑल्सो ए वाइब्रेंट कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्बिशियस कैरेक्टर्स, यानी उसके जो बड़ा जो है वो उसके अंदर फोर्सफुलनेस है। रैल्फ इज़ ए डायनामिक कैरेक्टर्स एज ही गोज थ्रू वेरियस चेंजेस एंड हैज सेवरल इश्यूज टू डील विद वाइल जैक मैरीड्रॉ इज ऑल्सो ए वाइब्रेंट कैरेक्टर्स ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्बिशियस एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर। ठीक है, अब उसकी जो जैक की नेचर है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, यानी कभी वो जो है वो बात सुनता है रैल्फ की, कभी वो इमोशनल हो जाता है, हंटिंग की तरफ चला जाता है, तो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है। पिग्गी हाउएवर इज़ ए स्टैटिक कैरेक्टर। पिग्गी का जो रोल हमें सामने नज़र आता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में, वो बड़ा एक स्टैटिक रोल है, वो स्टैटिक कैरेक्टर है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। वो बेचारा उसकी आँखें ग्लासेस यूज़ करता है और उसकी जो है दोनों ग्लासेस के जो उसकी ग्लासेस के शीशे हैं, ठीक है, उनको वो यूज़ करके वो आग लगाते हैं और वो अक्सर उनको कहता है कि आग लगाएं और उसी से ही धुआं फैलेगा जिससे हम रेस्क्यू हो सकते हैं। यानी पिग्गी का जो रोल है वो बड़ा स्टैटिक रोल है सारे नावल के अंदर। दैट नावल ही डज़ नॉट विटनेस एनी चेंज इन हिज थिंकिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट। साइमन टू इज़ ए स्टैटिक कैरेक्टर, साइमन का भी स्टैटिक कैरेक्टर है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स विद द रेफरेंस टू एनी नैरेटिव वर्क ऑफ लिटरेचर यू हैव रेड। ठीक है जी, यानी क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स का जो रेफरेंस है वो आपने देना है। एंड एंटी क्लाइमैक्स इज सिमिलर टू ए क्लाइमैक्स in that it occurs at the height of tension in narrative. However, a climax is a turning point which begins to solve the main conflict in a satisfying way. क्लाइमैक्स जो बेसिकली हाइट को कहते हैं, ठीक है, जब कोई भी स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो अपने हाइट पे पहुंचती है जहाँ पर टर्निंग पॉइंट से सोल्यूशन और कंक्लूजन की तरफ नावल बढ़ता है या कोई भी प्ले बढ़ता है, तो क्लाइमैक्स इज़ द हाईएस्ट पोजीशन और वो टॉप की क्लाइमैक्स टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी नावल का। Whereas an anticlimax is a turning point that is unsatisfying. The word anticlimax comes from the Greek prefix anti means against and the word climax which means ladder or a staircase, सीढ़ी। ठीक है जी, एक यानी कि जो क्लाइमैक्स है उसको सीढ़ी के साथ ग्रीक्स में कहा गया है। Thus, though the definitions of anticlimax is not directly opposite that of climax. It does show that the storyline does not fully reach the same heights that a well thought out climax would. The climax in the novel arrives when Simon sees Lord of the Flies. यानी नॉवल के अंदर क्लाइमैक्स उस वक्त आता है जब साइमन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को देखता है और एंड ही रियलाइजेज दैट इट इज़ ए बीस्ट बट देन रियलाइजेज दैट एवरीबॉडी हैज़ ए बीस्ट इन हिज माइंड। यानी वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को देखता है जिस पे वो आपको पता है कि वो जो वाइल्ड लैम्ब होता है उसके सर के ऊपर वो मक्खियाँ जो है वो बिन बना रही होती हैं, तो वो बेसिकली कहता है कि दिस ए बीस्ट। लेकिन वो बाद में रियलाइज़ करता है कि बीस्ट हर एक के माइंड के अंदर है क्योंकि हर एक ने अपने माइंड में एक बीस्ट बनाया हुआ है। तो दैट इज़ वाई व्हेन ही ट्राइज टू कम बैक एंड जॉइन्स द बॉयज दे किल हिम and considering him as prey. However, when Jack engineers the killing of a piggy, that is the anticlimax of the Lord of the Flies. Question number 3 है जी, discuss the setting of one of the work of fiction you have read. Also point out its connection with the main action of the fiction. यानी कोई ऐसी सेटिंग डिस्कस करें फिक्शन की जो आपने पढ़ा है और उसका जो पॉइंट है उसको कनेक्ट करें मेन एक्शंस जो है उसके साथ जो फिक्शन में है। इसका आंसर है जी, इन दिस रिगार्ड द सेटिंग एंड सीक्वेंस ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कम्स टू माई माइंड एंड इन दिस नावल द राइटर लेड एन आर्टिस्टिक फाउंडेशन ऑफ द प्लॉट इन द सेटिंग ऑफ द नावल वाइल ही डिपिक्ट्स द presence of both evil and good nature in human being. यानी ईवल और गुड नेचर को जो है वो विलियम गोल्डिंग ने इस नावल के अंदर हाईलाइट किया है। यानी लड़कों को उस कंडीशन में डाला है जिस कंडीशन के अंदर उनकी जो ईवल और गुड नेचर हैं, जो उनकी इंस्टिंक्ट हैं, वो बाहर आती हैं कि वो उस जंगल के अंदर अपनी नेचर को कैसे एक्सपोज करते हैं।
तो while he depicts the presence of both evil and good nature in human beings, the school boys trying to survive and establish a culture on an island gives the description of an interesting setting for the novel. While telling us the story, the writer also points out the role of power and the importance of order in society. This setting goes a long way, having a decisive impact on the plot of the novel, whereas the Jack tries to establish primitive order of the society. अब जैक जो है, क्योंकि वो primitive कदीम जो उनका है ऑर्डर है सोसाइटी का, उसको वो टेकअप करता है, और रैल्फ ट्राइज टू मेंटेन ए सिविलाइज्ड ऑर्डर. अब जैक सिविलाइज्ड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि जैक उन सब को रेस्क्यू कराना चाहता है. जैक सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचता, वो प्योर लीडर है, और प्योर लीडर वो होता है जो सबके बेनिफिट के लिए बात करता है. और उसने जो उसका मौक़िफ़ पहले दिन से था वही उसका एंड पे था कि आग जलाई जाए जिससे धुआं पैदा हो, और धुआं जैसे ही ऊपर जाएगा और दूर से शिप जब कोई उनको देखेगा वो रेस्क्यू करने उनको आ जाएगा. वो जब तक वो धुआं नहीं पैदा करेंगे तो कोई भी शिप वगैरह उनको रेस्क्यू करने नहीं आएगा. तो ये उसकी सिविलाइज्ड नेचर को शो करती है बात जो जैक है, सॉरी रैल्फ जो उसका प्रोटैगनिस्ट है. The novel is basically description of human psychology and nature. तो ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है, ये बेसिकली इसने ह्यूमन साइकोलॉजी को और उसकी नेचर को टेकअप किया है कि किस तरह वो बच्चे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में बट जाते हैं, और किस तरह वो जो है वो शिकार करते हैं और फलों को तोड़ते हैं दरख्तों से, और वो अपना रेस्क्यू के लिए जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं, और वो उस जंगल में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, और उनकी प्रिमिटिव नेचर जो है वो सामने लेके आया है विलियम गोल्डिंग. वेल, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ए नैरेटिव वर्क ऑफ लिटरेचर डिपिक्ट्स द डिज़ायर एंड स्ट्रगल ऑफ द कैरेक्टर्स. हाउ डज ए राइटर ब्रिंग्स होम हिज मैसेज थ्रू हिज कैरेक्टर्स. कि नैरेटिव वर्क किसी भी लिटरेचर के अंदर वो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि डिज़ायर और जो स्ट्रगल है कैरेक्टर्स की, ठीक है. कैरेक्टर्स जब भी ऑब्वियसली किसी भी नावल के अंदर वो एक स्ट्रगल से गुजरते हैं, एक उनकी एफर्ट होती है, और किस तरह राइटर जो है उसने इस मैसेज को टेकअप किया है. इन ए वर्क ऑफ लिटरेचर कैरेक्टर्स ऑलवेज आर द माउथ पीस ऑफ द राइटर, एंड थ्रू दीज कैरेक्टर्स ही प्रमोट्स हिज आइडियाज़ एंड अप्रोचेस टुवर्ड्स लाइफ. ऑब्वियसली देखें, जो डायलॉग राइटर होता है, कैरेक्टर बेसिकली उसका माउथ पीस होते हैं, यानी बैक एंड पे वो कैरेक्टर जो राइटर है वो ही बोल रहा होता है, लेकिन कैरेक्टर उसका माउथ पीस होते हैं. द सेम हैज़ बीन डन बाय विलियम गोल्डिंग इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, वेयर जैक द लीडर ऑफ द कॉर बॉयज इज पोर्ट्रेट एज ए सिंबल ऑफ ग्रीड एंड सेल्फिशनेस टू बी disgraced in the end, while Ralph comes before us as a symbol of generosity and selflessness, who is ultimately rewarded for his staunch faith in basic human values. And Ralph wants to run the island democratically, and on the other hand, Jans loves hunting and wants टू लिव लाइक द एंशिएंट टाइम्स. ठीक है, वो दोनों की जो नेचर है वो डिफरेंट है, जैक की और रैल्फ की. वी ऑल्सो हैव द कैरेक्टर्स ऑफ पिगी एंड साइमन. पिगी इज़ ए रैशनल, बड़ा लॉजिकल आदमी होता है, लॉजिक से बात करता है, एंड वॉन्ट्स टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एवरी अफेयर्स. ऑन द अदर हैंड, साइमन wants to stay neutral without getting in any kind of quarrels. Both die in the story. यानी साइमन और पिगी दोनों की डेथ हो जाती है. The writer wants to convey his message that human nature is a cocktail of both goodness and evil. यानी इंसानी फितरत जो है ये बेसिकली amalgamation है, एक blend है evil और good का. We are neither completely good nor utterly bad. That's all, dear students. Hope you have got the basic spirit of the questions. अब ये वो questions हैं और इनके आंसर्स हैं जो कि आप नावल में डेफिनेटली आपको फेस करने पड़ेंगे. तो इनको आप टेकअप करें और इनको अंडरस्टैंड करके इनको अपनी राइटिंग में लिखें, और एग्ज़ाम में इसको आप प्रिपेयर करें ताकि अच्छे नंबर आप ले सकें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें. टेक ए ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ऑल द बेस्ट.